नमस्कार, स्टेट लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना नौवार। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, बात करेंगे बिहार की। बिहार में दूसरे चरण के मतदान के लिए सभी दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। दूसरे चरण में जनता को अपने पक्ष में करने के लिए पीएम मोदी ने औरंगाबाद में चुनावी रैली कर एनडीए प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा। उन्होंने राजद कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं इस क्षेत्र की सभी महान विभूतियों को नमन करता हूं। बिहार में पहले चरण के मतदान ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बिहार के इतिहास का अब तक का सबसे अधिक मतदान हुआ है। हमारी माताएं बहनें सुबह से ही कतार लगाकर खड़ी हो गई हैं। पहले चरण में करीब 65% मतदान हुआ। यह दिखाता है कि एनडीए सरकार की वापसी का मोर्चा खुद बिहार की जनता, युवा, महिला और किसानों ने संभाला है। पहले चरण के मतदान से स्पष्ट है कि बिहार के लोग अब किसी भी कीमत पर जंगलराज को लौटने देना नहीं चाहते हैं। बिहार का नौजवान राजद के झूठे वादों पर वोट नहीं दे रहा है। राजद ने झूठे वादों का भ्रम फैलाने की कोशिश की। इसके वादों पर खुद कांग्रेस को भरोसा नहीं है। पहले चरण के मतदान ने तय कर दिया कि इस बार फिर से एनडीए सरकार आएगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने एनडीए सरकार के कामों को गिनाया। उन्होंने कहा कि मोदी ने कहा था कि राम मंदिर बनेगा, मंदिर बन गया, डंके की चोट पर बना। 500 साल का अधूरा काम पूरा हुआ। उन्होंने कहा कि मैंने 370 हटाने की बात कही थी, वह भी हट गया। बिहार किसी धरती से पहलगाम हमले की बात कही थी। इसके बाद आपने ऑपरेशन सिंदूर से तबाह होते पाकिस्तान को देखा। मैंने वन रैंक वन पेंशन की बात की। आज 7 नवंबर को ही से लागू हुए 11 वर्ष हो रहे हैं। मोदी ने कहा था राम मंदिर बनेगा। आप मुझे बताइए, मंदिर बना के नहीं बना? मंदिर बना के नहीं बना? डंके की चोट पर बना के नहीं बना? 500 साल का अधूरा काम पूरा किया कि नहीं किया? मोदी ने देश को वादा किया था और मैंने कहा था कि आर्टिकल 370 की दीवार गिरेगी। आप मुझे बताइए, 370 हटा के नहीं हटा? 370 हटा के नहीं हटा? और मोदी ने बिहार की इसी धरती से पहलगाम हमले का बदला लेने की बात भी कही थी। और फिर आपने ऑपरेशन सिंदूर में तबाह होते पाकिस्तान को भी देखा है। मैंने बिहार की धरती से कहा था, वो किया कि नहीं किया? कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने मधुबनी के बेनीपट्टी में कांग्रेस उम्मीदवार के लिए एक चुनावी सभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कथित वोट चोरी के मामलों पर कड़ा प्रहार किया। हजारों लोगों की भीड़ के बीच प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनके चुनावी भाषणों में सिर्फ बैनर और पोस्टर ही दिखते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी जी को राहुल गांधी या तेजस्वी यादव को पोस्टरों में छोटा करने की चिंता ज्यादा है, जबकि उन्हें बेरोजगारी और पलायन जैसे जरूरी मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। प्रियंका गांधी ने वोट चोरी के मामलों पर भी मुखरता से बात की और कहा कि राहुल गांधी ने किस तरह इस धांधली का खुलासा किया है, वह सबके सामने है। उन्होंने कर्नाटक सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए बिहार के लिए बड़े वादे किए। दिव्यांगों को 3000 रुपये, कर्नाटक की तर्ज पर बिहार में भी दिव्यांग लोगों को 3000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। महिलाओं की वृद्धा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाकर 2500 रुपये किया जाएगा। हर विधानसभा क्षेत्र में रोजगार के लिए उचित व्यवस्था की जाएगी। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो 25 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड मुहैया कराया जाएगा। कोई नेता सामने आए और ध्यान भटकाने की कोशिश करे। अब मैं यहाँ आकर इस बड़े मंच पे खड़े होकर आपको फिजूल की बातें करना शुरू कर दूं, जैसे मोदी जी करते हैं। मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस के पोस्टर देखो, उन्होंने पोस्टर पे तेजस्वी जी को बौना बना रखा है। फिर वो बोलेंगे आरजेडी का पोस्टर देखो, उसमें राहुल गांधी वोट चोरी के खिलाफ लड़ने वाले हैं, उनको बौना बना रखा है। अरे भैया, प्रधानमंत्री है और कोई काम नहीं है कि दूसरों के पोस्टर देखते रहो। तुम्हें क्या चोट पहुंच रही है भैया? आपको क्या चोट पहुंच रही है कि किसको बौना बनाया, किसको बड़ा बनाया? आपको अपना चेहरा चमका
रहते हैं? आपके तो बड़े बड़े पोस्टर हैं, आप तो टीवी के हर चैनल पे रोज रोज दिखते हैं सबको। आपका काम क्या है? कैमूर जिले के भभुआ में हवाई अड्डा मैदान में बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्हें चांदी का हाथी भेंट किया गया। अपने संबोधन में मायावती ने पार्टी के दलित वोट के गठबंधन और जातिवादी मानसिकता के कारण बंट जाने पर चिंता व्यक्त की, जिससे दलितों को उनका हक नहीं मिल पा रहा। उन्होंने कहा कि बसपा का वोट उच्च वर्ग को चला जाता है, जिससे पार्टी कमजोर होती है और गरीबों को रोजी रोटी के लिए पलायन करना पड़ता है। उन्होंने बिहार और केंद्र सरकारों पर जातिवादी और पूंजीवादी मानसिकता के चलते गरीबों का शोषण करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय पार्टियां बड़े बड़े वादे करती हैं, पर सत्ता में आने पर बदल जाती हैं। मायावती ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सितंबर 2024 में आरक्षण खत्म करने के बयान का हवाला देते हुए अन्य पार्टियों पर बाबा साहब के दिए आरक्षण के अधिकार को खत्म करने की कोशिश का भी आरोप लगाया। के बिहार प्रदेश में हो रहे विधानसभा का आम चुनाव अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ रही है और ये अकेले चुनाव लड़ने का फैसला हमारी पार्टी ने इसलिए लिया है क्योंकि गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने के मामले में अभी तक के रहे अनुभव के मुताबिक हमने जिस भी पार्टी के साथ गठबंधन करके कोई भी चुनाव लड़ा है तो हमारी पार्टी का दलित बेस वोट तो एक तरफा गठबंधन की पार्टी को चला जाता है, लेकिन उस पार्टी के लोगों की जातिवादी मानसिकता के चलते उनकी पार्टी का अधिकांश वोट हमारी पार्टी को नहीं मिल पाता है। दरभंगा के ज्वाले विधानसभा क्षेत्र के कटका पंचायत में स्थित मतदान केंद्र संख्या 256 पर जमकर हंगामा और पत्थरबाजी देखने को मिली। दो अलग अलग पार्टियों के पोलिंग एजेंट्स के बीच शुरू हुआ विवाद इतना बड़ा कि दोनों पक्षों के समर्थक आपस में भिड़ गए और पत्थरबाजी शुरू कर दी। बता दें कि विवाद की शुरुआत बसपा और कांग्रेस पार्टी के पोलिंग एजेंट्स के बीच हुई। यह विवाद इतना जल्द ही दोनों पार्टियों के समर्थकों के बीच झड़प में बदल गया, जिसके बाद जमकर पत्थरबाजी की गई। एसडीपीओ सदर 2 ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पत्थरबाजी हुई थी, लेकिन इसमें किसी के घायल होने की खबर नहीं है। हालात बिगड़ने की सूचना पर भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रण में लिया और हंगामा शांत करवाया। समाज पार्टी का जो पोलिंग एजेंट था, बीजेपी का पोलिंग एजेंट था, तो कांग्रेस का जो पोलिंग एजेंट था वो कह रहा था कि तुम लोग बूथ छोड़ के चले जाओ, जैसा कि उन लोग का आरोप है। पोलिंग एजेंट सबका आरोप है, उन लोग का यही आरोप है कि ऐसे ऐसे हम लोग को धमका रहा है। जब नहीं माने तो हम लोग के घर पर 50 आदमी के लेकर चढ़ गया, बहन के गाली वाली दिया है कि 5 बजे पुलिस चले जाएगी तो ऐसे होगा। और जमात बना के इधर उधर खड़ा था। पुलिस जब उन लोग को भगाने लगी तो वो लोग तितर बितर हुए, उसी में कुछ उन लोगों के द्वारा पत्थर भी चलाया गया। बात झारखंड की करेंगे। झारखंड पुलिस के मुखिया यानी डीजीपी अनुराग गुप्ता ने अपने से इस्तीफा दे दिया है, जिसे कल राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसी के साथ उनकी जगह अब 1994 बैच की झारखंड कैडर की आईपीएस अधिकारी तदाशा मिश्रा को नया प्रभारी डीजीपी नियुक्त किया गया है। बता दें कि झारखंड में ये पहली बार है जब किसी महिला आईपीएस को पुलिस विभाग के सर्वोच्च पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं वो इससे पहले गृह विभाग में विशेष सचिव के पद पर कार्यरत थी। सूचना के अनुसार राज्य सरकार ने आदेश जारी कर तदाशा मिश्रा को तत्काल प्रभाव से प्रभारी डीजीपी का दायित्व सौंपा है। इसके साथ ही पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता को 6 नवंबर 2025 से सेवानिवृत्त मानकर रिटायरमेंट के बाद दिए जाने वाले सभी अधिकार और लाभों से संबंधित आदेश भी जारी कर दिया है। मालूम हो कि बीते मंगलवार की रात झारखंड कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता ने डीजीपी के पद से अचानक इस्तीफा दे दिया, जिन्हें वर्ष 2022 में डीजी रैंक में पदोन्नति दी गई थी। इसके बाद उन्हें पहली बार 26 जुलाई 2024 को झारखंड का प्रभारी डीजीपी बनाया गया था। वहीं याद दिला दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान उन्हें पद से हटा दिया गया। हालांकि 28 नवंबर 2024 को दोबारा इन्हें डीजीपी नियुक्त किया गया। गौरतलब है कि जब 3 फरवरी 2025 को उन्हें नियमित डीजीपी के रूप में कार्यभार सौंपा गया था, तब उनका कार्यकाल फरवरी 2027 तक के लिए निर्धारित था।
इसी बीच 22 अप्रैल 2025 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र भेजकर अनुराग गुप्ता की डीजीपी पद पर नियुक्ति को नियम सम्मत नहीं बताया था। झारखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह के सफल एवं भव्य आयोजन को लेकर रांची जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जानकारी मिली है कि राज्यपाल संतोष गंगवार इस समारोह के मुख्य रूप से मौजूद रहेंगे। दरअसल आगामी 15 और 16 नवंबर 2025 को मोरहाबादी मैदान में राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में गुरुवार को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें कार्यक्रम की तैयारियों की बारीकी से समीक्षा की गई। इस दौरान उपायुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं आयोजन से जुड़ी एजेंसियों को निर्देश दिया कि कार्यक्रम की प्रत्येक गतिविधि की तैयारी समय से और समन्वय पूर्वक पूरी की जाए, ताकि आगंतुकों एवं आमजन के लिए किसी प्रकार की असुविधा ना हो। वहीं बैठक में उपायुक्त ने मंच, पंडाल, विद्युत व्यवस्था, पेयजल, साफ सफाई, पार्किंग, सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, सांस्कृतिक कार्यक्रम, अतिथि सत्कार एवं आपदा प्रबंधन जैसे सभी बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक रांची द्वारा 7 नवंबर से 9 नवंबर तक के लिए 24वें झारखंड पैरेकॉन 2025 का आयोजन किया जा रहा है। इस 3 दिवसीय कार्यशाला को लेकर रांची के IMA भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन डॉक्टर PK गुप्ता ने बताया कि शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञों के इस कॉन्फ्रेंस में झारखंड के शिशु रोग विशेषज्ञों के अलावा देश भर के कई विशेषज्ञ डॉक्टर्स की मौजूदगी रहेगी, जिनके बीच बच्चों के विस्तारित पोषण और आनुवांशिक रोगों चर्चा होगी। इसके साथ ही बच्चों में गुर्दे के रोग, हृदय, लिवर, पीलिया, बच्चों में होने वाला मोटापा, चर्म रोग से जुड़े लक्षण, सांस से संबंधित बीमारी पर भी चर्चा होगी। झारखंड पेडिकान है, उसका ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन है और ये वर्कशॉप जो है कल से शुरू हो रहा है और 2 दिन का कॉन्फ्रेंस जो है वो विनायका रिसोर्ट में होगा। ये शिशु रोग विशेषज्ञ पूरे झारखंड के डेलीगेट होंगे और फैकल्टी मेंबर्स ऑल ओवर इंडिया से आ रहे हैं। एम्स दिल्ली से हैं, जम्मू से हैं और मेदांता हॉस्पिटल की प्रेसिडेंट हैं। जितने भी बाहर के फैकल्टीज हैं वो लोग हमको ज्ञानवर्धन करेंगे, अपडेट करेंगे। झारखंड के पीडियाट्रिशियन ये कॉन्फ्रेंस इसी मकसद से किया जाता है कि अपडेट रहें। आज रोज नई नई बीमारियां आती हैं, रोज नए नए उपचार आते हैं, रोज नए नए तरह के वैक्सीनेशन होते हैं, तो ये सब अपडेट झारखंड के सारे पीडियाट्रिशियन को एक प्लेटफॉर्म पर लाके करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस किया जाता है। बीते दिनों चास थाना में हुए IRB जवान की गोली मारकर की गई हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी सहित 2 की गिरफ्तारी की है। साथ ही हत्या में प्रयुक्त हथियार की भी बरामदगी की गई है। SDPO प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी बलराम तिवारी एक लड़की के संपर्क में था, उससे बातचीत करता था और बाद में उसी लड़की से मृतक का दोस्त अंकित कुमार मंडल बातचीत करने लगा, जो उसको नागवार गुजरा। घटना के दिन बलराम तिवारी और मृतक के दोस्त अंकित कुमार मंडल के साथ हाथापाई हुई, जिसमें अजय कुमार बीच बचाव करते हुए उसने भी बलराम तिवारी की पिटाई की थी, जिसके कारण वो बदला लेने के लिए अपने घर से पिस्टल लाकर अजय कुमार पर गोली चला दी, जिसमें अजय की मौत हो गई। गोली चलाने के बाद आरोपी मोटरसाइकिल से फरार हो गया। तिवारी एक लड़की से संपर्क में था, उससे बातचीत करता था और बाद में उसी लड़की से अंकित कुमार मंडल बातचीत करने लगा, जो उसको नागवार गुजरा बलराम तिवारी को, और उसने अंकित कुमार मंडल को 2-3 थप्पड़ जड़ दिया और वहीं पर घटनास्थल पर मौजूद मृतक अजय कुमार द्वारा बीच बचाव किया गया और उनके द्वारा भी बलराम तिवारी को थप्पड़ से पिटाई किया गया, जिसके कारण वो बदला लेने के लिए से घटना को अंजाम दिया। पिस्टल कहाँ से लेके आए? वो अपने घर से पिस्टल लेके आया, अपने बगल में ही घर था, जहाँ घटनास्थल के समीप ही उसका घर है। वंदे मातरम के 150वीं वर्षगांठ पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में आज वंदे मातरम का गायन किया गया। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में मंत्रालय में छत्तीसगढ़ के सभी मंत्रियों की मौजूदगी में वंदे मातरम का सामूहिक गायन का लाइव प्रसारण देखा गया। राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव,
वंदे मातरम कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, आज देश भर के पूरे 140 करोड़ देशवासियों ने वंदे मातरम का गायन किया है। इस ऐतिहासिक दिवस पर मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को शुभकामनाएं देता हूं। आज ही के दिन आदरणीय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना की थी और ये 150वीं वर्षगांठ है। और इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे देश में 140 करोड़ भारतवासी वंदे मातरम का गायन किए हैं। और यहाँ हम लोग भी अपने मंत्रालय में हमारे सरगुजा सांसद श्री चिंतामणि महाराज, हमारे प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और सभी प्रमुख सचिव, एसीएस सचिवगण और अधिकारियों की उपस्थिति में वंदे मातरम का गायन किए हैं। और इस अवसर पर मैं पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। राजधानी रायपुर में आज तड़के सुबह एक बार फिर बड़ा सड़क हादसा हो गया है। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत माडा टेकारी रोड पर तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। वहीं विधानसभा थाना पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लिया है। जानकारी के मुताबिक मृतक युवक का नाम कुश साहू है, जो टेकारी गाँव का रहने वाला था। मृतक दूध बेचने का काम करता था। हादसे से आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को बीच सड़क रखकर चक्का जाम कर दिया। मौके पर हजारों की संख्या में आक्रोशित ग्रामीण पहुंच गए। हालात को काबू में करने पर पुलिस पहुंची घटना पर, जिन्हें समझाने में पुलिस को काफी दिक्कतें आईं। बात करेंगे महाराष्ट्र के नवी मुंबई के कोपर खैराने सेक्टर 14 में रहने वाली प्रसिद्ध पत्रकार राणा अय्यूब को 2 सितंबर 2025 को हैरी शूटर कनाडा नाम के एक अज्ञात अंतर्राष्ट्रीय नंबर से व्हाट्सएप कॉल्स और संदेशों के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई। संदेश में लिखा था कि द वॉशिंगटन पोस्ट में 1984 के सिख दंगों और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या पर लेख लिखो, नहीं तो शूटर्स भेजकर तुम्हें मार दिया जाएगा। संदेश में उनकी निजी जानकारी का भी उल्लेख कर भय पैदा करने की कोशिश की गई। राणा अय्यूब ने इस मामले की शिकायत कोपर खैराने पुलिस थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर साइबर शाखा को जांच सौंपी है। संबंधित अंतर्राष्ट्रीय नंबर का स्रोत और लोकेशन खोजने का प्रयास जारी है। इस घटना के बाद पत्रकार संगठनों और मानवाधिकार संस्थाओं ने अय्यूब की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है और केंद्र सरकार से तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। 2 तारीख की रात को मुझे एक इंटरनेशनल नंबर से मुझे कनाडा का नंबर था, उसके आगे नाम लिखा हुआ था हैरी शूटर और उस पे डिस्प्ले पिक्चर पे फोटो बना हुआ था लॉरेंस बिश्नोई का। और मुझे बहुत सारे थ्रेटनिंग बहुत सारे कॉल आने लगे, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल वगैरह सब आ रहे थे मुझे। तो बार बार आ रहा था कि आप फ़ोन उठाओ, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो, आप 1984 के जिन लोगों ने इस इंदिरा गांधी को मारा है, आप उनके किलर्स के बारे में उनकी तारीफ करो। फिर मैंने रिप्लाई नहीं किया। फिर उसके बाद बोला, अगर तुम नहीं लिखोगे तो ये रिक्वेस्ट नहीं है, ये वार्निंग है, आपको ये करना पड़ेगा, और अगर नहीं किया तो हम अपने शार्प शूटर भेज के आपके घर में न्यू ईयर मनाएंगे। और फिर नीचे मेरे घर का एड्रेस लिखा। प्रतिबंधित ऑनलाइन गेमिंग और साइबर ठगी रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है, जिसमें 12 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। नवी मुंबई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से साइबर ठगी करने वाले 12 लोगों के गिरोह को गिरफ्तार किया है। इस गैंग ने देश भर में 886 बैंक खातों का उपयोग करके लगभग 83.97 करोड़ की ठगी की है। मुख्य आरोपी इमरान उस्मानी मिनहाज शेख को सीबीडी स्टेशन से गिरफ्तार किया है। उसने नागरिकों को लालच देकर बैंक खाते, पासबुक और एटीएम कार्ड अपने कब्जे में लेकर फर्जीवाड़े में इस्तेमाल किए थे। डोंबिवली और पुडावली में पुलिस ने छापे मारकर 6 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। मिली हुई इंफॉर्मेशन पर छापामारी करने के बाद वहाँ पे दोनों जगह पे 6 लोग वहाँ पे मिले। उनके पास अभी तक 52 मोबाइल्स, 7 लैपटॉप्स, 99 डेबिट कार्ड्स, 64 बैंक पासबुक्स और एक टाटा सफारी हस्तगत हुई है। अधिक तहकीकात करने के बाद ये निष्पन्न हुआ है
कि ये 12 लोग गेमिंग ऐप में जो फ्रॉड होता है और साइबर फ्रॉड में जो अकाउंट्स यूज़ होते हैं, जैसे कि शेयर ट्रेडिंग फ्रॉड, ऑनलाइन जॉब फ्रॉड, ऐसे फ्रॉड में जो ही अमाउंट कंप्लेंट से मिलती है वो आगे के अकाउंट में भेजने का काम ये लोग कर रहे थे। शराब के नशे में गाली गलौज करने पर हत्या करने वाले आरोपी को तुर्भे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह घटना मंगलवार को तुर्भे नाका स्थित पुलिस पुल के नीचे हुई थी। घटना में पंडित राज सहाय की गला रेतकर और शराब की बोतल से वार कर हत्या कर दी गई थी। रात को 10 साढ़े 10 बजे एक पुलिस स्टेशन को एक नागरिक ने फोन करके बताया कि थाने बेलापुर रोड पर तुर्भेना का जो ब्रिज है और ब्रिज के नीचे एक आदमी पड़ा है और उसकी किसी ने तो हत्या की है। तुरंत हमने हमारी पुलिस टीम ने जाके वहां देखा तो एक आदमी पड़ा हुआ था और उसके सर में से खून बहा रहा था और उसके बाजू में एक फाइबर का पाइप, एक पत्थर और जो दारू के बोतल के कांच के टुकड़े पड़े हुए थे। उसके बाद तुरंत हमने वहाँ के आजू बाजू के लोगों को पूछताछ किया है। एक हमको विटनेस मिला, उन्होंने बताया कि वहाँ 4 लोग दारू पीने के ऊपर से उनमें से झगड़ा हुआ था और एक आर्यन नाम के लड़के ने उसको मारा, ऐसे इंफॉर्मेशन मिला। शिवपुरी जिला पंचायत में पदस्थ मनरेगा कर्मचारी की मौत के बाद विदिशा में परिजनों ने सड़क पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया, जिसके बाद परिजनों ने शासन से इंसाफ की मांग की। मनरेगा के साथी इंजीनियर नवीन खरे जी का कल एम्स में इलाज के दौरान दुखद जो है देहांत हो गया है और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो हाई कोर्ट से अपना केस जीत करके आए थे, उनको प्रशासन ने टर्मिनेट कर दिया था। उनके परिवारजनों से मैं मिली अभी तो उनके द्वारा बताया गया है कि जो मृतक हैं वो शिवपुरी में कहीं मनरेगा में जॉब करते थे, तो उनका कोई 10 साल पहले उनको निकाल दिया था मनरेगा से। उनके विरुद्ध ये कोर्ट गए हाई कोर्ट से, तो उनका हाई कोर्ट से इनके पक्ष में जैसा कि वो बता रहे हैं कि उनके फेवर में हुआ था, उसके बाद भी ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है, 1 लाख रुपए की मांग की जा रही है और कलेक्टर शिवपुरी के मतलब आरोप लगा रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि हम एक पत्र कलेक्टर विदिशा से वहां लिखवा दें। बात मध्य प्रदेश की करेंगे। ग्वालियर जिला के डबरा में देहात थाना पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है और लूटे हुए सनसनीखेज वारदात का खुलासा किया है। बीते दिनों फरियादी से लाइसेंसी राइफल लूटने वाले 4 शातिर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जबलपुर में पहली बार भारत गोल्फ महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है, जिस कार्यक्रम में फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा सहित देश के जाने माने गोल्फ के खिलाड़ी शामिल होंगे। गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया ने बताया यह टूर्नामेंट सेना क्षेत्र में 8 और 9 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। इवेंट कर रही है और हर एक टीम का विनर 12 जनवरी को ये कर रहे हैं इवेंट, वहाँ जाएगा। तो मैं चाहता हूँ जबलपुर का विनर वहाँ जाए, भाई आपको रिप्रेजेंट करना चाहिए ना, तो इसलिए हमने उनको बुलाया है जो हमसे बेहतर नहीं हो। अपना प्रमोशन कर सकता है हमारे किसी भी आयोजन में। इसी के साथ में आप सबसे ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ और आप सबको निमंत्रण भी देता हूँ, आप सबको आमंत्रित करता हूँ और पुणे शेखावत सर का बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारे को यहाँ बुलाया और हमारे को इतना बड़ा सहयोग दिया, जिनकी कि सहयोग से परिवार में सहयोग से ये इतना अच्छा आयोजन होगा। जबलपुर को अच्छी पहचान की तरफ लेके जाएगा। जबलपुर अपने आप में संस्कृति से जुड़ा हुआ शहर है। जबलपुर की अपनी बहुत सारी विशेषताएं हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।